चैप्टर नंबर 4 के थियरी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो देखिए इसके अंदर हमें कोसेल और लुईस का अप्रोच लिखना है। अकॉर्डिंग टू कोसेल एंड लुईस, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू कोसेल एंड लुईस, एटम्स कंबाइन टुगेदर, एटम जो है दे कंबाइन टुगेदर टू हैव देयर ऑक्टेट कंप्लीट। उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए इसीलिए वो कंबाइन होते हैं। एंड कैन हैव द स्टेबल, कैन हैव द स्टेबल inert gas like configuration, stable inert gas like configuration। now ये इनका जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरीके से हो सकता है। the combination can take place in two ways। this combination can take place in two ways। the first is by transfer of one or more electrons, and the second is by sharing of electrons between two or more atoms। ठीक है, तो हमने यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन समझ लिया कि केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे बेसिक रीजन ये होता है कि एटम्स को उनकी ऑक्टेट कंप्लीट मिले। ये कंप्लीट ऑक्टेट करने का जो वे है वो दो तरीके से हो सकता है। दैट इज फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। हमको लुईस डॉट सिंबल लिखना है कुछ एलिमेंट्स का। तो देखो बच्चों, पहली बात है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। कहने का मतलब उसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आएगा उसके अंदर वैलेंस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं मैग्नीशियम लिख देता हूँ, आसपास में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आसपास में यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281 और लुईस डॉट सिंबल के अंदर आप लिखोगे लाइक दिस। ठीक है, अब उसके बाद है आपका बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 और यहां पर बोरोन इस तरीके से लिखा जाएगा, है कि नहीं। रेस्ट आप खुद से करोगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ब्रोमीन। मैं ब्रोमीन आपको खाली करा देता हूं। ब्रोमीन के लिए यहां पर एटॉमिक नंबर है 35, 2 8 18 7। तो कहने का मतलब ब्रोमीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बच्चों? 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हमको इन एटम्स का और आयंस का लुईस सिंबल लिखना है। तो चलिए पहले सल्फर की बात करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 286। अच्छा, लुईस सिंबल लिखने का ट्राई करूं। लुईस सिंबल तो लुईस सिंबल कुछ इस तरीके से आएगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब यहां पर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में दिखाने हैं। अच्छा,
अगर हम S-2 आयन की बात करें तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। आयंस को हम लोग ब्रैकेट करके दिखाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही मौजूद थे, 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे क्योंकि -2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर -2 चार्ज लगाना है। याद रखो बच्चों, आयंस को हम लोग ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके का सेकेंड क्वेश्चन जो है वो एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283। तो लुईस सिंबल जो है वो लुईस सिंबल के अंदर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू Al डॉट 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 लाइक दिस, एंड Al plus 3 ion can be written as Al out of bracket plus 3। उसी तरीके से आपके पास है नेक्स्ट में हाइड्रोजन H एंड H माइनस। तो H एटम आपको पता है कि उसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, मतलब सिंबल जो है उसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और लुईस सिंबल जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, लुईस सिंबल इस तरीके से। अच्छा, H माइनस आयन की बात करो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लुईस स्ट्रक्चर लिखना है इन मॉलिक्यूल्स का और आयंस का। तो देखो मैं एक या तो 2 कर देता हूं, आप बाकी के कर सकते हैं, ऑल्दो हमने इसको किया हुआ है बट फिर भी एक बार रिपीट करा देता हूं। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एट द सेम टाइम एक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये सल्फर क्या करता है, ये सल्फर यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, हर हाइड्रोजन एटम से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इस साइड पे हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो जाएगी और उस साइड पे सल्फर की ऑक्टेट। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो एज इट इज है ही, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ शेयर किया। अब चेक करो बच्चों, सबकी ऑक्टेट पूरी हो रही है, इस हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट पूरी हो रही है, इस हाइड्रोजन की यहाँ पर डुप्लेट पूरी हो रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सल्फर की, तो सल्फर की भी ऑक्टेट पूरी हो रही है, चेक कीजिए, सल्फर की भी यहाँ पर आपके पास ऑक्टेट पूरी हो रही है। डन है। चलिए दूसरा देख देते हैं। दूसरा है SiCl4। नाउ सिलिकॉन सेंट्रल एटम है, सिलिकॉन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दैट यू आर नोइंग। यहाँ पर आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेलोजन एटम है दैट आल्सो यू आर नोइंग। तो यहाँ पर हर क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एट द सेम टाइम सल्फर एटम सिलिकॉन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये सिलिकॉन एटम क्या करता है, 4 क्लोरीन एटम के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, लाइक दिस। अच्छा, फिर यहाँ पर हर क्लोरीन एटम अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ शेयर करता है, चेक करिए। लाइक दिस। अब देखिए ऑक्टेट पूरी हो रही है कि नहीं सभी की। क्लोरीन की ऑक्टेट पूरी हो रही है, यहाँ पर इस क्लोरीन की भी ऑक्टेट पूरी हो रही है, इस क्लोरीन की भी पूरी हो रही है, इस क्लोरीन की भी पूरी हो रही है। चेक कीजिए सिलिकॉन की पूरी हो रही है कि नहीं। तो सिलिकॉन की भी ऑक्टेट पूरी हो रही है बच्चों, देखो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई इसका स्ट्रक्चर बनाने का बोले तो आप बड़ी आसानी से स्ट्रक्चर बता सकते हो कि SHH।
VSEPR पढ़ा है, अब आप लोगों को पता होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से लीनियर ना होकर के इस तरीके का बेंट स्ट्रक्चर होगा। अब आप लोगों ने VSEPR पढ़ लिया है तो अब आपको ये समझने में आसानी होगी। अच्छा, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर में लिखने का ट्राई करूं तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? बाकी के टू जो है वो आप खुद से कर सकते हो, बराबर। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ऑक्टेट रूल, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस, हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, फेवरेबल फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ये ऑल्सो हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी, अगेन हमने क्वेश्चन ये कवर किया हुआ है। तो 5, 6 एंड 7 बच्चों आप खुद से करोगे, उसके अंदर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता हूं। बच्चों वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि जियोमेट्रीज ऑफ एमोनिया एंड H2O आर distorted tetrahedral but bond angle in water is less than that of ammonia। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहां पर एमोनिया के अंदर देयर इज ओनली वन लोन पेयर, आप लिख भी सकते हो वन लोन पेयर, और यहां पर आपके पास ऑक्सीजन के अंदर देयर आर टू लोन पेयर्स, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करती है उसको हम लोन पेयर्स बोलते हैं, बराबर। तो बिकॉज ऑफ टू लोन पेयर्स, मैं यहां पर लिख देता हूं बिकॉज ऑफ टू लोन पेयर्स of electrons on oxygen atom, repulsions on bond pairs is greater in water। तो देखिए यहां पर आपके पास दो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बहुत ही तगड़ा रिपल्शन देंगी बॉन्ड पेयर को, दो दो लोन पेयर है वो तगड़ा रिपल्शन देंगी बॉन्ड पेयर को, दैट इज व्हाई द बॉन्ड एंगल इन H2O इज शॉर्टर देन एमोनिया। देखिए रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल शॉर्ट हो जाएगा ना, इस तरीके से श्रिंक होगा। यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल है वो श्रिंक हो जाएगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां पर रिपल्शन ज्यादा है ऑक्सीजन के केस में, एमोनिया के केस में कम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज directly proportional to bond strength is directly proportional to bond order, that is greater the bond order greater is the bond strength। तो bond order is directly proportional to bond strength। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन बॉन्ड लेंथ। चलिए बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करते हैं। बॉन्ड लेंथ इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन nuclei of two bonded atoms in molecule। मॉलिक्यूल के बीच में जो मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम्स है उनके बीच का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। याद रखो बच्चों, बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड बाय
bond length is measured by spectroscopic methods, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मेजर करते हैं। अब यहां पर इक्विलिब्रियम वर्ड क्यों ऐड किया वो समझ लो, या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्यों वर्ड किया वो समझ लो। सपोज यहां पर आपके पास दो एटम्स है, तो इनके बीच, इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ही हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, बराबर। तो ये डिस्टेंस आपका बॉन्ड लेंथ है। अब होता क्या है बच्चों, ये बॉन्ड इस तरीके से स्टेडी नहीं होता है, ये इस तरीके से स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच आउट होता रहता है, बराबर। लेफ्ट राइट रोटेट स्ट्रेच आउट होता रहता है। कहने का मतलब ये बॉन्ड लेंथ भी तो चेंज होती रहेगी ना, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड ऐड कर रहे हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, बराबर। दोनों जब इक्विलिब्रियम के ऊपर हो तब हमको जो डिस्टेंस मेजर करना है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ लीजिए क्या बोला है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस विद रेफरेंस टू CO3-2 आयन। तो बच्चों में CO3-2 का पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बना के दे देता हूं। अब आपको ये आता होगा, मैं डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा। CO3-2 आयन है, मतलब दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर माइनस माइनस चार्ज आएगा। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, बराबर। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत ही आसान। सब इमेजिन कीजिए कि डबल बॉन्ड अब शिफ्ट होकर के इधर आ गया है, तो बाकी के दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन के एटम्स के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, आगे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो बन सकता है जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये CO3-2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। चलो नंबरिंग दे देते हैं। ये है 1, ये है 2 और ये है आपका 3। तो बच्चों स्ट्रक्चर्स 1, 2 एंड 3 आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कुछ भी आप बोल दो। इसको आप कैनोनिकल बोलो या कंट्रीब्यूटिंग बोलो या रेजोनेटिंग बोलो, बात एक ही है, बराबर। इसके अंदर अगर आप चीजों को ध्यान से देखें, बराबर, तो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाइज आर सेम। सबके सब न्यूक्लियाइज की पोजीशन सेम ही है। न्यूक्लियाइज की जो पोजीशन है बच्चों वो चेक करो, सेम ही है सबके अंदर, दे आर सेम। अच्छा, दूसरा paired and unpaired electrons, paired and unpaired electrons are also same, they only differ in their positions, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी पोजीशंस के अंदर डिफर होते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले CO3-2 आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर बोला है कि H3PO3 को 1 और 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। क्या ये स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं H3PO3 के रेजोनेंस हाइब्रिड के? अगर नहीं तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर दे दीजिए। तो बच्चों हमने अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा कि यहां पर एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं थी। देखिए चेक करिए, पोजीशंस ऑफ द न्यूक्लियाई आर सेम। सेकंड पॉइंट चेक कीजिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब यहां पर चेक करो बच्चों, यहां पर क्या पोजीशन ऑफ एटम्स सेम है? जी नहीं। देखिए यहां पर हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई है। यहाँ पर हाइड्रोजन जिस पोजीशन पर है 1 नंबर के स्ट्रक्चर के अंदर, उसी पोजीशन पे हाइड्रोजन सेकेंड में नहीं है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि नो, दीज कैन नॉट बी द
कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स, ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं हो सकता है बिकॉज द पोजीशन ऑफ एटम्स हैव चेंज्ड। यहां पर एटम्स की जो पोजीशंस है वो चेंज हो गई है, इसीलिए इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं काउंट कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है कि SO3, NO2 और NO3 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए। तो सबसे पहले तो हम SO3 का लुईस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये इसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आसान होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड को मूव कराते रहिए। ये SO3 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए बच्चों। अब NO2 के मैं करता हूं, NO3 के आप कर लेना। NO2 का सबसे पहले तो लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो NO2 का लुईस स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा दिखेगा। बस अब आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन को मूव करना है। ये हो गए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ SO3 और NO2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूज लुईस सिंबल्स टू शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स टू फॉर्म कैटायंस एंड एनायंस। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, फिर भी मैं एक या तो दो क्वेश्चन इसमें से कराऊंगा, रेस्ट आप खुद से कर सकते हो, बराबर। यहाँ पर पहले तो पोटेशियम को बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम का आपको पता ही है कि कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2881, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है 19, एटॉमिक नंबर 19 है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2881, बराबर। अच्छा, सल्फर की बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 286। ठीक है, चलिए अब इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहले तो बना लेते हैं। तो पोटेशियम के अंदर आपको पता है कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और सल्फर के अंदर आपके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों चेक कर सकते हो आप कि एक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं और पोटेशियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो ये क्या करेगा, ये सल्फर यहां पर 2 पोटेशियम के साथ इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा। यहां पर एक पोटेशियम आएगा, पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो K प्लस बनेगा, दूसरा पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो K प्लस बनेगा, और इस सल्फर को दोनों ही पोटेशियम की मदद से एक एक इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, जिसको मैंने ग्रीन डॉट से दिखाया है। इसका अगर आप फॉर्मूला ड्रॉ करने का ट्राई करो तो वो आपका होगा K2S। क्लियर हो रहा है? चलिए दूसरा भी मैं कर देता हूं, कैल्शियम और ऑक्सीजन वाला। कैल्शियम का आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2882। तो यहां पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस में, उसको सिंबल दे देता हूं अभी से ही, प्लस दूसरा है आपके पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के केस में क्या है 2 6, तो कहने का मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये ऑक्सीजन के पास आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। एट द सेम टाइम कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है, तो ये कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Ca+2 बना लेगा। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, मतलब -2 हो जाएगा। चेक करो, पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही, 2 कैल्शियम ने दे दिए, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, या आप इसको CaO भी लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है? चलिए रेस्ट एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर है वो आप खुद से लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो बच्चों, इसको पढ़ लो, वीडियो को 2 मिनट पॉज करके। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि बोथ CO2 and H2 आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स,
The shape of H2O molecule is bent while that of CO2 is linear. Explain this on the basis of dipole moment. चलिए तो आंसर लिख देते हैं. CO2 में, in CO2 there are two carbon oxygen bond and each carbon oxygen bond is polar. पहला पॉइंट लिख रहा हूं, each carbon oxygen bond is polar, but net dipole moment mu net is equal to 0 for carbon dioxide molecule. Why? This is possible only because the CO2 molecule is linear. This is possible because the CO2 molecule is linear. Molecule is linear. अगर molecule linear होगा तो ही तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे ना. चेक करो, ये C डबल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स इस तरीके से इक्वल मैग्नीट्यूड और रिवर्स डायरेक्शन में है, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं और म्यू नेट जो है वो 0 हो जाता है. ठीक है. अच्छा, अगर हम H2O की बात करें तो इन H2O मॉलिक्यूल म्यू नेट इज इक्वल टू 1.84 डी बाय 1.84 डी बाय है. इसका मतलब कि H2O मॉलिक्यूल हैज बेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर वो लीनियर होता तो डाइपोल मोमेंट तो 0 हो जाती ना. हैज बेंट स्ट्रक्चर, H2O का जो स्ट्रक्चर है वो बेंट स्ट्रक्चर है एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 104.5. बच्चों ये 104.5 है. अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर होता तो बॉन्ड एंगल 180 होता, 180, एंड हेंस dipole moment vectors do not cancel each other, do not cancel out each other. क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 1 to 15 पूरे हो रहे हैं. बराबर. क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा बच्चों. थैंक यू वेरी मच.